हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है प्रॉब्लम सॉल्विंग या समस्या समाधान। अब हम देखेंगे कि समस्या समाधान किसे कहते हैं, ये होता क्या है। तो ये एक प्रकार का कॉमन मेथड होता है जिसके माध्यम से हम समस्या का समाधान एक निश्चित क्रम में, एक ऑर्डरली मैनर में देखने की कोशिश करते हैं। इसके अंतर्गत फिलॉसफी, कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स और साइकोलॉजी के 6 उपयोग में लाया जाता है। फिर इसका अलग अलग डिसिप्लिन्स में अलग अलग उपयोग होता है और उसके ही आधार पर इसका अर्थ निकाला जाता है। अब यदि मनोविज्ञान के क्षेत्र में इसके उपयोग की बात करें तो सबसे पहले इसका उपयोग इस लिए किया जाता है कि जब हम एज एन इंडिविजुअल या व्यक्ति अपने जीवन में कई प्रकार के प्रॉब्लम्स को या समस्याओं से रूबरू होता है, तो उससे निकलने के लिए, उन समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए व्यक्ति इस प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक का उपयोग करता है। ये जो भी इससे संबंधित समाधान होते हैं, समस्या से संबंधित जो भी समाधान किए जाते हैं, वो मुख्यतः कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक या जिसको हम कहते हैं कि संदर्भ पर आश्रित होते हैं। जैसा संदर्भ होगा उसी हिसाब से हम उसका समाधान करेंगे। इसके अंतर्गत बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स होती हैं जो मेंटल प्रॉब्लम्स से रिलेटेड भी होती हैं, साइकोलॉजी में जिनका अध्ययन किया जाता है। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग में कुछ मुख्य चरण होते हैं जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। वो कौन कौन से चरण होते हैं। समस्या समाधान का पहला चरण है आइडेंटिफाइंग एंड डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, यानी कि समस्या की पहचान करना और उसको परिभाषित करना। जैसे कि मान लीजिए कि प्रॉब्लम का मुख्य स्रोत क्या है, आप इस प्रॉब्लम या समस्या के बारे में क्या समझ पा रहे हैं, किस तरीके से आप इस प्रॉब्लम को इफ़ेक्टिवली उसके बारे में बता पाएँ, और कौन कौन से ऐसे सर्कमस्टांसेस थे, परिस्थितियाँ थी जिसमें ये प्रॉब्लम आया, और ये प्रॉब्लम किस प्रकार से दूसरे को इफ़ेक्ट कर सकता है या व्यक्ति को इफ़ेक्ट कर सकता है। दूसरा चरण है समस्या के लिए समाधान बनाना, कि व्यक्ति को फिगर आउट करना हो कि कौन कौन से पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं, कौन कौन से पॉसिबल समाधान हो सकते हैं किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए। ये समाधान संख्या में एक से ज़्यादा हो सकते हैं। तीसरे चरण में हम सारे समाधान को, जो सारे सॉल्यूशंस हमने देख रखे थे जो दूसरे चरण में, उनमें से जो सबसे उत्तम, सबसे बेस्ट होता है उसको चुनने का कार्य करते हैं ताकि हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति को कर पाएँ। चौथा चरण प्लान के क्रियान्वयन से संबंधित है कि हम उसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो जो सबसे बेस्ट समाधान होता है, जो बेस्ट सॉल्यूशन होता है, उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं और लक्ष्य की प्राप्ति की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्लान इम्प्लीमेंट करने के बाद जो आखिरी चरण होता है उसको हम कहते हैं असेस इफ़ेक्टिवनेस, यानी कि ये कितना प्रभावशाली रहा है, कितना इफ़ेक्टिव रहा है जो प्लान आपने बनाया है, वो उसका हम एनालिसिस करते हैं, उसका मूल्यांकन करने की कोशिश करते हैं। फिर ये देखने की कोशिश करते हैं कि जो भी समाधान हमने बनाया है, क्या वह वांछनीय परिणाम प्राप्त करने में आपकी सहायता कर रहे हैं, या इसी तरह के अन्य जो सिमिलर सिचुएशंस हैं, ऐसी परिस्थितियां हैं जो इसी के समान हैं, उनमें हम इसे किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। और अगर ये कार्य नहीं कर रहा है, जो भी सलूशन या समाधान आपने सोचा है वो कार्य नहीं कर रहा है, तो उसके अलावा हम और क्या अन्य सॉल्यूशंस जनरेट कर सकते हैं, क्या बना सकते हैं और क्या उपयोग में ला सकते हैं। पिछली स्लाइड्स में हमने स्टेप ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में बात की, मतलब कि क्या क्या चरण हो सकते हैं जो हमें समस्या समाधान में उपयोग में लाने होंगे। इन चरणों के बारे में जानने के पश्चात हमें ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि हम कौन कौन सी स्ट्रैटेजी अपनाते हैं किसी भी समस्या के समाधान में। ये स्ट्रैटेजीज़ का अर्थ होता है प्लान ऑफ एक्शन, यानी कि हम क्या करने वाले हैं किसी भी समस्या के समाधान को प्राप्त करने के लिए। तो अब आगे के स्लाइड्स में हम देखेंगे कि
कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज़ होती हैं जो समस्या समाधान में हमारी सहायता करती हैं। पहली स्ट्रैटेजी जिसके बारे में यहाँ पर बात की जाएगी वो है ट्रायल एंड एरर की। जैसे कि कहा जाता है कि इफ़ एट फर्स्ट यू डोंट सक्सीड ट्राई अगेन, यानी कि अगर आप पहली बार में सफल नहीं हो रहे हैं तो बार बार प्रयास किया कीजिए। तो यही कार्य करना होता है हमें ट्रायल एंड एरर में। इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से विभिन्न प्रकार के समाधान को हम तब तक उपयोग में लाते रहेंगे समस्या समाधान के लिए जब तक कि हमें निश्चित सल्यूशन ना मिल जाए अपने समस्या के समाधान के लिए, या हमारा समस्या का समाधान हो ना जाए। जैसा कि थॉर्नडाइक ने अपना बिल्लियों पर प्रयोग किया है, तो आप जैसे इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि एक बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर इस बिल्ली को रखा गया है और इस बॉक्स के बाहर खाने का एक कटोरा रखा गया है। कई बार बिल्ली से बाहर निकलने की कोशिश करती है लेकिन वो निकल नहीं पाती कि किस माध्यम से इससे निकला जा सके, उसे समझ में नहीं आता, लेकिन रैंडमली वो इधर उधर भागती रहती है इसमें बॉक्स में। अचानक से ही यहाँ पे एक लीवर दिखाया गया है जिस पर उसका पैर पड़ता है और लीवर पर पैर पड़ते ही दरवाज़ा जो है वो खुल जाता है और बिल्ली बाहर निकलकर भोजन प्राप्त कर लेती है। तो इस स्थिति में कई बार प्रयास करने के बाद बिल्ली को ये समझ में आ जाता है कि किस तरीके से लीवर को प्रेस करने के बाद से वो बाहर निकल सकती है और बाहर निकलकर वो अपना भोजन ग्रहण कर सकती है। एक ट्रायल एंड एरर मेथड को इस उदाहरण के माध्यम से समझा जा सकता है कि हर पॉसिबल सल्यूशन को देखते हुए कि जो क्या क्या सल्यूशन हो सकता है उनको देखते हुए समस्या को समाधान करने की कोशिश की जाती है। दूसरी स्ट्रैटेजी एल्गोरिथम की होती है। एल्गोरिथम के अंतर्गत कुछ निश्चित सेट ऑफ रूल्स होते हैं, कुछ निश्चित रूल्स होते हैं जिनको हम फॉलो करते हुए किसी भी समस्या का समाधान कर लेते हैं। इसको एक उदाहरण से ये समझा जा सकता है कि जैसे कि आप न्यूज़पेपर्स में सुडोकू देखते होंगे कि वो किनारे कॉर्नर में एक बन के आता है न्यूज़पेपर में। तो ये जो नंबर्स दिए होते हैं इनका एक निश्चित तरीका होता है कि आप इसको किस तरीके से खिसकाएंगे, कैसे एडजस्ट करेंगे कि बाकी सब चीज़ों बाकी में उससे संबंधित जो अंक आपके वांछनीय अंक हैं वो प्राप्त हो जाएं। दूसरा उदाहरण इसके लिए एक रेसिपी से हम लोग ले सकते हैं कि जैसे कि एक केक की रेसिपी है। तो केक की रेसिपी बनाने के लिए हमें निश्चित तौर पर कुछ रूल्स को फॉलो करना होता है, जैसे कितनी मात्रा में क्या सामान लेना है, उसके जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं, जो भी सामग्री है उसकी क्या क्या मात्रा होनी चाहिए, कितनी देर तक इसको बेक करना है, क्या क्या तरीका होता है उसकी आइसिंग करने का। तो ये सारे कुछ सर्टेन रूल्स हैं, उन रूल्स को फॉलो करने के बाद एक अच्छा केक बनकर तैयार हो जाता है। अब तीसरी स्ट्रैटेजी को हम ह्यूरिस्टिक के नाम से जानते हैं। ह्यूरिस्टिक का अर्थ होता है मेंटल शॉर्टकट। हम जल्दी से किसी चीज़ के लिए कोई कार्य करना शुरू कर दें और जल्दी से किसी नतीजे पे पहुंच जाएं, इसे ही हम ह्यूरिस्टिक कहते हैं। ह्यूरिस्टिक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होता है जिसको हम कहते हैं अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक और दूसरा होता है जिसको हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव ह्यूरिस्टिक। अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक में हम निर्णय अपने मस्तिष्क में जो बात बड़ी आसानी से आ जाती है उसके आधार पर ले लेते हैं। जैसा कि आप उदाहरण के तौर पर इस चित्र के अंतर देख सकते हैं जिसमें लिखा है थिंग्स हैपनिंग इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में क्या चीज़ें चल रही हैं, और एक लाल सा बिंदु बना हुआ है जिसमें लिखा है थिंग्स ऑन द न्यूज़, यानी कि न्यूज़ में क्या चीज़ें दिखाई जा रही हैं। तो जो कुछ पूरी दुनिया में चल रहा है उस पर निर्णय ना लेने के बजाय जो न्यूज़ में हमने देख लिया हम उसी पर निर्णय ले लेते हैं कि क्या हमें क्या करना है, और हम समझ लेते हैं कि हमारे पास सारा सत्य अवेलेबल है। दूसरे तरीके के ह्यूरिस्टिक को रिप्रेजेंटेटिव ह्यूरिस्टिक कहते हैं। जैसा हमें सभी को पता है कि हमारे मस्तिष्क में बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस रहते हैं जिनको हम प्रोटोटाइप कहते हैं। ये मस्तिष्क में जो प्रोटोटाइप्स होते हैं वो हमारे डे टू डे इंटरेक्शन से, हमारे एक्सपीरियंसेस से डेवलप होते हैं। तो जो भी कोई नई चीज़ हमारे सामने उपस्थित होती है तो हम हमारे मस्तिष्क में उपस्थित इन प्रोटोटाइप से उसकी मैचिंग करते हैं और फिर नतीजे पर पहुंचने की कोशिश करते हैं कि वाकई ये चीज़ है क्या। इसी प्रकार से डिसीजन मेकिंग में भी, निर्णय लेने में भी
जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे मस्तिष्क में है प्रोटोटाइप के रूप में, हम उससे नई सूचना को कंपेयर करते हैं और फिर उसके बाद हम निर्णय लेते हैं। जैसे कि आप इस दूसरे चित्र में देख सकते हैं कि इसमें आपके मस्तिष्क में, हमारे मस्तिष्क में सपोज़ ये एक चित्र है पेड़ का, जो ऐसे गोल और अंडाकार है। तो जो कुछ भी ये हमारा प्रोटोटाइप का कार्य करता है, तो जो कुछ भी इससे रिलेटेड, जैसे मान लीजिए पहला, दूसरा, तीसरा, ये 4 पेड़ के प्रकार दिखाई दे रहे हैं, और जो इससे हम मैच कराते हैं, क्योंकि हमारे मस्तिष्क में जो प्रोटोटाइप है वो ये है, और बाकी जो 4 हमें दिखाई दे रहे हैं वो हमें उनमें से डिसीजन करना है कि कौन सा पेड़ है। तो जो इसके सबसे नज़दीकी होता है उसको हम पेड़ की कैटेगरी में लेते हैं और हम उससे मैच करने की कोशिश करते हैं और फिर निर्णय लेने की कोशिश करते हैं कि ये है क्या चीज़। समस्या समाधान में अब कुछ बाधाएं भी आती ही हैं, तो इन बाधाओं के बारे में अब हम बात करेंगे कि ये बाधाएं कौन कौन सी हैं और इनका क्या प्रभाव पड़ता है समस्या समाधान पर। सबसे महत्वपूर्ण बैरियर प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए कहा जाता है, उसे हम मेंटल सेट कहते हैं या मानसिक वृत्ति। अब मानसिक वृत्ति होती क्या है? मानसिक वृत्ति एक ऐसी प्रवृत्ति है जो व्यक्ति को केवल वही समाधान देखने पर मजबूर कर देती है जो कि उसने पास्ट में किया हो और जिससे उसको लाभ मिला हो। इस तरीके की जो निश्चित थिंकिंग है या फिक्स्ड थिंकिंग है, उसकी वजह से कई बार जो एग्जैक्ट सल्यूशन है, समाधान होता है, जो रियल सल्यूशन समाधान होता है, वो हमारे दिमाग में आने से चूक जाता है। कई बार ऐसा होता है कि मेंटल सेट के वजह से हम हमारी लर्निंग और हमारी थिंकिंग ये फैसिलिटेट होती है, ग्रो करती है और कई बार अवरुद्ध भी हो जाती है। तो इसका दोनों ही प्रभाव पड़ता है, वो आपकी लर्निंग और थिंकिंग को बढ़ाता भी है और उसमें अवरोध भी उत्पन्न कर सकता है। इसका एक सब टाइप होता है इस मेंटल सेट का, जिसको हम कहते हैं फंक्शनल फिक्सेडनेस, यानी कि कार्यात्मक जड़ता। यानी कि जो कार्य हम कर रहे हैं या करते चले आ रहे हैं, हम उसी के माध्यम से अन्य कार्यों का भी संपादन करने की कोशिश करते हैं। ये फंक्शनल फिक्सेडनेस जो है, कार्यात्मकता, व्यक्ति के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट के पोटेंशियल उपयोग, उसका किस किस तरीके से और उपयोग हो सकता है, इसको देख पाने की जो क्षमता होती है उसको अवरुद्ध कर देता है। तो व्यक्ति देख ही नहीं पाता कि कोई और किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को हम और किस किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, कैसे उसका उपयोग करके उसको और बढ़िया और बेहतर बना सकते हैं और उपयोगी बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय व्यक्ति जो है वो फंक्शनल फिक्सेडनेस का शिकार होता है। अब ये मेंटल सेट किसी भी व्यक्ति के अंदर 2 प्रकार से इंड्यूस की जा सकती है, उनके अंदर उत्पन्न की जा सकती है। पहला जो होता है, जिसको हम बोलते हैं इंस्ट्रक्शन इंड्यूस सेट, यानी कि जो भी हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं, उससे वो उत्पन्न किया जाए। और दूसरा होता है जिसको हम टास्क इंड्यूस्ड या रिस्पॉन्स इंड्यूस सेट कहते हैं, यानी कि किसी कार्य से संबंधित जो हमारे अंदर मेंटल सेट उत्पन्न होता है उसको हम टास्क इंड्यूस्ड सेट कहते हैं। इन दोनों ही प्रकार के जो मेंटल सेट्स हैं उसमें कई सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं, जिसका अध्ययन आप लोग अपने कोर्स में करेंगे। समस्या समाधान, उसमें निहित चरण, उससे संबंधित स्ट्रैटेजीज़ और उसमें होने वाले विभिन्न प्रकार के बैरियर्स के बारे में जानने के पश्चात अब हम आगे आने वाली स्लाइड्स में ये जानेंगे कि दोनों ही प्रकार के जो मेंटल सेट हैं उनका हम एक्सपेरिमेंटल उपयोग क्या हो सकता है, एक्सपेरिमेंट्स में क्या उपयोग हो सकता है और किस तरीके से उन पर एक्सपेरिमेंट्स करके ये दिखाया गया है कि मानसिक वृत्ति का प्रॉब्लम सॉल्विंग पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आगे की स्लाइड्स में हम इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।